कैसे हैं आप सभी। अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दिन पर दिन हमारे जीवन जीने के तरीके में सुधार आना चाहिए। यह सुधार जरूरी नहीं है कि अपने आप आने लगे, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। वो चीज़ें जाननी पड़ती हैं जो हम नहीं जानते, और बहुत सी चीज़ें जीवन में बदलनी पड़ती हैं। बहुत सी चीज़ें जीवन में जोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और इस तरह से जीवन नित्य बदलता रहता है। वह बदलाव अच्छे के लिए हो, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं पिछले प्रश्न के उत्तर में ही। वह इस प्रश्न में दोहरा देता हूँ। प्रश्न था, क्या बेईमान को सफलता जल्दी मिलती है और ईमानदार को सफलता मिलने में टाइम ज़्यादा लगता है, और कई बार असफलता भी हाथ ज़्यादा लगती है ईमानदार लोगों के, जबकि बेईमान लोगों को सफलता बड़ी आसानी से और प्रायः मिल ही जाती है। इसका क्या सच्चाई है? कलयुग क्या जिम्मेदार है? लेकिन कलयुग जिम्मेदार होगा भी तो भी क्यों ऐसा क्या हो रहा है? हमें इसका राज, हमें इसका डिटेल कैसे पता चलेगा? यह सत्य है कि नहीं? अदरवाइज जो ईमानदार है वह तो सोचेगा मैं तो पहले से ही हार चुका हूँ, तो कैसे काम चलेगा? कृपया करके इसका उत्तर बताएं, समाधान दें कुछ इसका। तो यह प्रश्न पिछले वीक में था। हम लोगों ने इसका पहला पार्ट, प्रथम भाग डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, पिछली रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, कि बेईमान को जल्दी सफलता क्यों मिल जाती है। और हमारा डिस्कशन आज जो होना है वह इस बात पे होगा, जिसे हम लोग दो पार्ट में शायद डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है, यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर इतना आसान और इतना छोटा नहीं है कि उसे 10 या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में विस्तार से बताया जा सके। आज हम जितना डिस्कस कर पाएंगे उतना करेंगे। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है सफलता जिसे पाना चाहता है इंसान। इंसान जो पाना चाहता है वह कैसे पाए। तो प्रथम हम यह देखते हैं कि इंसान ललायित होता है उन चीज़ों को पाने के लिए जो दूसरों के पास तो हो परंतु उसके पास ना हो। ऐसा बहुत कम होता है या लगभग नहीं होता है। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में पाना चाहते हैं जो कि होती ही नहीं आज तक। ऐसा तो सिर्फ वैज्ञानिक करते हैं, शोधकर्ता करते हैं, परंतु एक साधारण इंसान साधारण जीवन में उन्हीं चीज़ों की कामना करता है और उन्हीं चीज़ों के लिए मेहनत करता है जिसकी उसे पहले से पता होता है। फला के पास ये चीज़ है तो मुझे भी तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, मैं ज़रूर लूँगा, यह सोच के करता है। बेईमान को जल्दी मिलती है सफलता, यह सत्य हमने जान ही लिया था। अब हम देख रहे ईमानदार को क्यों देर लग जाती है। चलिए इस पे
सबसे पहले ये लेते हैं, ईमानदार कैसे सोचता है कि मुझे ये चाहिए और उसके लिए प्रयासरत होता है। तो सबसे कॉमन, सबसे साधारण उदाहरण हम ले सकते हैं। लगभग हर इंसान कुछ व्यापार करने का सोचता है, बिजनेस खड़ा करने का सोचता है और उससे अति पैसा बनाने का भी सोचता है। वह सोचता है मैं जो सोच रहा हूँ वह बहुत ही सक्सेसफुल विचार है, यह विचार तो लाखों करोड़ों की कमाई करा देगा, बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ये सारी चीज़ें करके तो मैं बिल्कुल ही सफल हो जाऊंगा। और वह उससे प्रयासरत होता है कि मुझे क्या करना है। अब उसका बहुत से, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से 90% लोग तो दूसरे दिन ही उसको भूल जाते हैं, अपने नित्य कार्य में लग जाते हैं। वह कभी भी गंभीर नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, क्षण भंगुर विचारों से भरे होते हैं। तो उनकी तो बात ही करनी निरर्थक है। वह इंसान सिर्फ खुश होने के लिए ही होते हैं, वह अपने विचारों से ही खुश हो लेते हैं और फिर उन विचारों को दरकिनार कर अपना जीवन जीते हैं और ऐसे ही वह खुश होकर जीते ही रहते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी साकार नहीं होती, उन्हें मंजूर नहीं होती कि मैं खुश हो जाऊं। वह तो कुछ करना चाहते हैं, मर मिटना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। उनके विचारों में एक तूफान होता है, वह खाली नहीं बैठ सकते। अगर कुछ करने को नहीं है तो वो सोचने ही लग जाते हैं, परंतु वह खाली नहीं रह सकते, आइडल नहीं रह सकते, उन्हें करना है कुछ। ऐसे लोग यह विचार करने के लिए भी फ्री नहीं हो पाते कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यह महसूस करना उनके लिए कोई कार्य ही नहीं होता। उन्हें तो काम करना है, कुछ कर दिखाना है, और जब करने के लिए कुछ ना हो तो दिमाग चलाना है, बैठकर सोचना है मैं ये ऐसे करूँगा, प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। तो बिजनेस के लिए जो सीरियस होते हैं, जो प्रयासरत होते हैं, वह 2 प्रकार के लोग होते हैं। अब यहाँ 2 प्रकार के लोग कैसे होते हैं? 2 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं। एक तो वह है जो नया बिजनेस करना चाहता है और उसे उस बिजनेस को चलाने का थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान है। वह किसी और के साथ ऐसे एम्प्लॉय या फिर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उसका व्यावहारिक अनुभव पा चुका है, उसे मार्केट का काफ़ी पता है, तरीक़ों का पता है, रेट और उससे जुड़ी हुई बारीकियों का पता है। एक तो इस प्रकार का मनुष्य हो गया जो जानता है और अपने नाम से अब खुद का शुरू करना चाहता है। और दूसरे वह इंसान हो गए जिन्हें ये तो पता होता है कि यह बिजनेस अच्छा चलेगा और यहाँ पे शहर में यह बिजनेस 2 ही लोग कर रहे हैं, वह बहुत फ़ायदे में लगते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप में उन्हें उसकी ABCD नहीं पता होती है और वह सोचते हैं कि सिर्फ पैसा लगाकर सारी चीज़ें मैं अरेंज कर दूंगा तो कैसे नहीं चलेगा बिजनेस। जबकि
यह सच्चाई नहीं होती है। आपको सीखने में समय लगता है। आप अपने पैसों से ना सीख कर जब आप पहले से जानते रहते हैं, बारीकियों को समझते रहते हैं और तब उनका प्रयोग करके आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका समय, आपका पैसा सीखने में नहीं जाएगा। अन्यथा जब कोई बिजनेस पूरी तरह से नया हो आपके लिए, तो यह समझिए एक लंबा समय, आपका लंबा समय, और उसी लंबे समय में लगातार खर्च होते रुपयों का काफ़ी अमाउंट हो जाता है, दोनों का ही नुकसान होता है। उसके बाद अगर जाकर यह पता लगता है कि यह तो मेरी क्षमता के ही बाहर है, मेरा तो सोचना ही गलत था, इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है, वगैरह वगैरह करके तो आप फिर कहीं के नहीं रहते हैं। आपका पैसा भी, आपका समय भी, दोनों ही चला जाता है। ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये होता है कि आप जानते ही नहीं थे उस फील्ड के बारे में और आप कूद पड़े उत्साहित होके। अति उत्साह भी कई बार असफलता का कारण बनता है। नकारात्मकता भी असफलता का कारण है, अति सकारात्मकता भी इसी का कारण होती है। अति सकारात्मक होना भी अति किसी भी चीज़ की खराब ही होती है। आप जब अति सकारात्मक हो जाते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हैं जो कि गंभीरता से विचार करने वालों को लगता है कि यह प्रॉब्लम है, यह समस्या है जिसका समाधान करे बिना तो यह बिजनेस अच्छे से नहीं हो सकता है। परंतु अति सकारात्मक लोग उन विषयों को यह कह के छोड़ देते हैं कि ना करने की तो मेरे पास 1000 वजहें हैं, इस बिजनेस को ना चलाने की तो 1000 वजहें हैं, परंतु जिन्हें करना है उन्हें तो करना है और मुझे करना है। यह अच्छा है, सोच अच्छी है, परंतु एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वह क्रिटिसिज्म जो कंस्ट्रक्टिव हो, नकारात्मकता नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है। सच को स्वीकार करना अपने प्रोसेस में सुधार लाने के लिए कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव हो जाता है वह अगर आप मानसिकता में उसको यह सोच कर लेते हैं कि यह तो हो ही नहीं पाएगा, इसे करूँगा तो मैं बैठ जाऊँगा। इस तरीके के विचार उसको निगेटिव बना देते हैं। तो अब एक उदाहरण लेता हूँ, बहुत ही रियल एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यह खुद मेरे जानने वाले के साथ की बात है। हम दोनों साथ में काम करते थे। उस समय जॉब करता था मैं, वह भी मेरा जूनियर था, वह भी काम करता था। यूं ही बातों में उसने बताया वह जिस परिवार से बिलोंग करता था उनके सभी भाई बिजनेस में थे। उनके पूरे खानदान में किसी ने सर्विस या जॉब में नहीं इंटरेस्ट लिया था, ना ही किया था। वह सभी व्यापारी थे और किसान थे। उनके पास बीघों ज़मीन थी, बहुत ज़मीन थी, और वह अनाज का ही बिजनेस करते थे। परंतु इस एक मनुष्य का इस चीज़ों में मन नहीं लगा और वह जॉब की पढ़ाई की तरफ बढ़ा और उसमें सफल हुआ, अच्छे से सफल हुआ, क्योंकि वह उसके लिए
अच्छे से इंटरेस्टेड था, उसका इंटरेस्ट था, वो ढकेला नहीं गया था। वो जबरन उसमें इंजीनियरिंग करके उन चीज़ों को समझ लेता था जिन चीज़ों को रियल में वह पसंद करता था। तो उसने बताया ऐसे ही बातों में एक दिन कि मेरे दो भाइयों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, डेयरी का, दूध डेयरी का। उन दोनों ने देखा कि इस इलाके में, इस एरिया में दूध कलेक्शन के लिए जो गाड़ियां आती हैं और जाती हैं वो बहुत ही अच्छा पैसा बना रही हैं। वह तो गांव से दूध खरीद लेती हैं और ले जाकर बड़ी कंपनियों को बेच देती हैं। क्यों ना हम ये काम करें और हम ऐसा करें कि दूध खरीदें नहीं, हम दूध का उत्पादन खुद करें। हम अपना तबेला बनाएंगे, अपनी भैंसें रखेंगे और हम अपना खुद का उत्पादन करके वह दूध ले जाकर जब बल्क में उसे सेल करेंगे किसी कंपनी को, तो निश्चय ही बहुत फायदा होगा। क्योंकि वह देख रहा था उसके एरिए में एक इंसान ने यही किया था और वह आज उस स्टेट की समय में करोड़पति बन गया था। उसे कितना समय लगा था यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका उदाहरण लेकर वह उत्साहित थे वह बहुत ही सफल हुआ था उस बिजनेस में, ऐसा प्रतीत होता था। और उसने भी अपना खुद का बड़ा तबेला रखा हुआ था। पहले उसने दूसरों से खरीद कर शुरू किया और फिर खुद का तबेला रखा। इन दो भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम शुरू में ही तबेला लें, पैसे तो है ही, पैसों की कमी उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, बहुत कम पैसे भी नहीं थे, सफिशिएंट थे जितने उनकी प्लानिंग के अनुसार उनको चाहिए थे। फिर उन्होंने अपनी जानकारी अनुसार दिमाग लगाना शुरू किया। उन्होंने बाजार में पता किया कि सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस दे सकती है, उस भैंस की प्रजाति कहाँ मिलती है, वह कैसे खरीदी जा सकती है, कितना दूध दे सकती है, कितने रुपए में मिल जाएगी, यह चीज़ें उन्होंने जानी। उस प्रजाति का नाम शायद साहिवाल या ऐसा ही कुछ होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मार्केट में जो सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती थी ऐसी भैंसें खरीदी। अपने बजट के अनुसार उस समय उन्होंने 20 भैंसें खरीदी और एक भैंस लाखों में मिली थी उन्हें, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध वही देती थी। उन्होंने तबेला अपनी ज़मीन पे बनाया था, तो उनका ज़मीन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। यह बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी गर्मी के दिनों में अति गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 48 डिग्री के भी ऊपर जाता है। ऐसे में मनुष्य ही नहीं जानवरों को भी परेशानी होती है। उन्होंने तबेला खोला, तबेले में यथासंभव सारी चीज़ें कराईं और एक पर्सन भी रखा सफाई के लिए, और फिर अपने प्लान के अनुसार चारे और खाने का भी इंतजाम किया और फिर दूध बेचना शुरू किया। सो कुछ दिनों, ज़्यादा दिन नहीं, महीने 1.5 महीने में उनको दिखाई देने लगा कि यह तो प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है। मुझसे तो कहा गया था कि एक भैंस एक टाइम में 8 लीटर दूध देगी, परंतु यह तो 8 से 7, 7 से 5 तक आ गई है और कल को 4 होती दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने मालूम किया तो पता चला कि यह जो
भोजन इसको दे रहे हो, जो खाना चारा इसको दे रहे हो, यह इसकी सेहत के लिए भरपूर नहीं है। यह तो अच्छा दूध तभी देगी जब इसे अति पोषण युक्त भोजन दोगे, यानी पशु आहार दोगे, यह दोगे वह दोगे, सब कुछ दोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा यह बात है। यह बात तो उन्हें पता ही ना थी। कुछ दिन तो ऐसे ही जाया हो गए। उन्होंने चारे का, भोजन का इंतजाम करना शुरू किया, उसकी सप्लाई चेन बनाई कि निरंतर आता रहे। अब इससे उनका खाने का कॉस्ट जो है 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना, क्योंकि वह अच्छे से खाती थी। उन्हें खेतों में चराने से नहीं होता था। अगर वह घास चर के ही दूध देती तो वह भी उतना ही दूध देती जितनी एक देसी गाय देती है, एक भैंस, साधारण भैंस देती है। उन्हें वह सब नहीं कराया जाता था। वह साधारण रूप में अंदर रहती, तबेले में ही ज़्यादातर। वहाँ की सफाई बहुत मायने रखती थी। और जब कॉस्ट बढ़ने लगा, गर्मियाँ बढ़ने लगीं, तो फिर इनको एक और चैलेंज का पता चला। क्या हुआ कि गर्मी की वजह से गाय दूध देना कम कर दी। उनको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता था, स्वास्थ्य उनका शायद बिगड़ जाता था। मनुष्य की भांति उनकी भी मानसिक दशा, शारीरिक दशा पे फर्क पड़ता था। और उन्होंने दूध देना इतना कम नहीं किया, बल्कि लगभग बंद सा कर दिया। कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर ही दे रही थी 8 की बजाय। तो उन्हें पता चला कि भाई दूसरा तबेला वाला जो है इलाके में, उसने तो कूलर लगा रखे हैं। उसके तबेले में 20 कूलर लगे हुए हैं जो 24 घंटे चलते हैं और उसकी भैंसों को एक अच्छा वातावरण देते हैं। इन्होंने फिर सोचा, कैलकुलेट किया कि इतने कूलर लगाने हैं हमें, हमारे पास 20 गायें हैं, एक कूलर इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन में लगेगा, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने कॉस्ट निकाला कितने कूलर लग जाएंगे, कितनी बिजली खर्च होगी। और फिर वह भी जुड़ गया, उन्होंने उसे लगाया। पता चला हाँ अब सुधार हो रहा है, अब ठंडा हो रहा है तो सुधार भी हो रहा है, दूध फिर से बढ़ने लगा। परंतु उतना फिर भी नहीं बढ़ रहा था जितना कि दावा किया जाता था। कोई भी भैंस 8 लीटर दूध नहीं दे पा रही थी एक समय में। 6.5 के आसपास ही रहता था। सब कुछ करने के बाद भी ऐसा ही होता था। और उनका पूरा दिन मेहनत करते बीतता था। 20 भैंसों की देखभाल, खाना पीना निरंतर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए एक कारीगर, एक काम करने वाला सफिशियंट नहीं था, हो भी नहीं सकता है। और उसको भी साथ में कोई चाहिए नहीं तो वह भी ऐसे ही बेगारी करता। इसलिए वह दोनों भाई भी लगे ही रहते थे। फिर जो काम करने वाला था वह किसी वजह से छुट्टी लेकर चला गया। तो वह 2 दिन के लिए था, परंतु आया 10 दिन बाद। इन 10 दिनों में क्या हुआ वह भी जानना अति आवश्यक है। इन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में खुद सारा काम करने का विचार किया और करने लगे, परंतु लापरवाही बहुत ज़्यादा की। उन्हें आदत नहीं थी, उतना इनका रूटीन नहीं था। और सफाई की बहुत सख्त आवश्यकता रहती थी। तुरंत ही गोबर को, मल को तुरंत, मल मूत्र को तुरंत हटाना होता था। पानी से पूरा सफाई धुलाई होती रहनी चाहिए निरंतर। किसी चीज़ का इंतज़ार करने का समय नहीं होता है।
वह इनसे हो न सका। इन्होंने उसको हल्के में लिया और अब उनकी कई भैंसें बीमार पड़ गईं। शायद भैंसें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, कुछ उनको ठंडी हवा भी चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए, सफाई भी चाहिए। उनके शरीर को शायद ये सब जरूरी होता होगा, परंतु मुझे इसका खुद तो इसका ज्ञान नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। परंतु यह जो बता रहा था मेरा साथी, वह एकदम सत्य बात ही बता रहा था। तो अब इलाज में उसके पैसे लगे जो अच्छे खासे, कुछ इंजेक्शन लगे इतने समय तक इस तरीके से, और कुछ खाने में बदलाव करना पड़ा। फिर सफाई तो करनी ही पड़ी। और आगे जाके पता चला कि भाई 2 लोग रखने तो ज़रूरी हैं, एक अकेला नहीं संभाल पाएगा। यह साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने एक और सहायक रखा, 2 लोगों की सैलरी देने लगे। अब क्या हुआ, कूलर चल रहे हैं, बिजली का खर्चा आ रहा है जो कि बढ़ के 4 गुना 5 गुना हो चुका है साधारण की अपेक्षा। फिर जब ठंड के दिन आते हैं तो सभी गायों को गर्म चाहिए, उनको कवर चाहिए, पीठ पर गर्म कवर चाहिए और ब्लोअर चाहिए, और तो और हर समय उनका मच्छर से बचाव भी चाहिए, नहीं तो उनको भी ज्वर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। यह चीज करने में, हीटर फिट करने में, ब्लोअर फिट करने में भी वही हुआ जो होता है। बिजली का बिल और बढ़ गया, खर्चा बढ़ता जा रहा था और कमाई नहीं हो पा रही थी। वह इस उम्मीद में थे कि धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम 20 से 100 गाय कर लेंगे, भैंस कर लेंगे तो निश्चय ही फायदा होगा। और वो जो रन कर रहे थे मुश्किल, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल पा रहा था, और किसी महीने तो अपने पास से लगाना पड़ रहा था। थोड़ी सी चूक हो, थोड़ी गलती हो, खाना कम ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन कम हो, अपनी जेब से लगाएं। और तो और जनरेटर चलाना पड़े तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए, क्योंकि सरकारी सप्लाई इतना सफिशिएंट नहीं थी वहाँ की, 24 घंटे वो आती रहे, उनको जनरेटर भी चलाना ही पड़ता था। पानी के लिए मोटर चलानी पड़ती थी, सफाई के लिए बहुत पानी जाया होता था, उसके लिए उनको समरसिबल तो चाहिए ही था। यह सारी चीज़ें उन्होंने केस स्टडी किया होता तो उनको पता होती, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने देखा कि इलाके में जो बिजनेस कर रहा है उसने बहुत बड़ा तबेला अब खड़ा कर लिया है और वह तो करोड़ों का मालिक हो गया है। बस उसे दूध निकालना है और ले जाकर शहर में बड़ी कंपनी को बेच देना है, भला इसमें क्या मुश्किल। और वह कूद पड़े इस बिजनेस में। परंतु अगर वह केस स्टडी कर लेते तो उनको इन सारी चीज़ों का पता होता और वह इन सब के लिए तैयार होते, प्लानिंग करते और तब निष्कर्ष निकालते कि यह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस सिचुएशन में पहुंचकर अब उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। अब उन्होंने जिसे कंपटीशन देना था उस इलाके के इंसान को, जिसको उन्होंने टारगेट किया था कि हम 2 साल में इसे पिछाड़ देंगे, इससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर लेंगे, अपने विचारों में, अपने डिस्कशन में उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। परंतु वास्तविकता से पाला पड़ा तो पता चला अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं, हर एक चीज़ जा रही है, कुछ भी बस में नहीं है। ना तो स्वास्थ्य भैंस
स्वस्थ रह रही हैं, ना तो साधारण खाने से चल रहा है। उनका भोजन में भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। बिजली तो सोचा भी नहीं था कभी कि इतनी खर्च होगी इनके लिए। सारी चीज़ें करके अब वह हिम्मत हारने लगे। उन्होंने सोचा कि बंद कर दें क्या, और लागत देखी तो इतना पैसा लगा चुके थे वह कि उनका हिम्मत नहीं हुआ कि इसे बंद करें, क्योंकि यह कोई ऐसा बिजनेस नहीं था कि आप किसी को उठाकर बेच दें और वह खरीद के चलाने लगे। कौन तैयार होगा ऐसे बिजनेस के लिए, बमुश्किल। उन्होंने सोचा भैंसों को बेच देते हैं, परंतु ढाक के 3 पात भैंस खरीदने वाले नहीं मिले उसे। मिले भी तो पैसे देने को उतना नहीं राजी हुए जितने में उन्होंने खरीदा था। उसका तो 4% मीन्स 25% भी नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने क्या किया, सारे कॉस्ट कटिंग करी, बिजली कम किया, खाना साधारण किया और एक ही एम्प्लॉय को रखा। और तब दूध घट कर क्या हो गया, 2 से 4 लीटर बमुश्किल निकलने लगा। और वह उस 2 से 4 लीटर को ले जाकर अपने कंपटीटर को ही बेचने लगे। जिसे वह पछाड़ने वाले थे उसे के यहाँ ही ले जाकर बेच देते थे और गुजारा चलने लायक उनको कमाई हो रही थी। तो ऐसा बिजनेस करने का क्या फ़ायदा। ऐसे बिजनेस में पैसा और समय लगाकर क्या मिला, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। आपका खर्चा पानी चले, इसे बिजनेस नहीं कहते हैं। यह तो कमाई है, कोई जॉब करके भी ऐसा कर सकता है। हेडेक इतना लेना पड़ता है, जॉब की तरह ही परेशान होना पड़ता है, 24 घंटे सोचना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तब होता है। क्यों नहीं कर सके, क्यों असफल हुए। यहाँ ईमानदारी या फिर बेईमानी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई दूर दूर तक इसका बेईमानी से कोई रिलेशन नहीं है, ईमानदारी से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ सत्य को स्वीकार ना करना है। कारण क्या है, केस स्टडी नहीं करा उन्होंने, गंभीरता से उसकी बारीकियों को नहीं समझा, किसी अनुभवशाली व्यक्ति से संपर्क नहीं किया जानने के लिए कि क्या चैलेंजेस आएंगे। उनके लिए ना तो जाना ना तो तैयार रहे। उनके लिए सब कुछ नया था। उनको इतना ज्ञान था कि भला भैंस इतना दूध देगी, उसके सिवा वह कुछ भी ना जानते थे और कूद पड़े थे। अब कूद पड़े थे तो देखिए धीरे धीरे डूबना ही था उन्हें, और वही होता गया। अब वह ना तो उसको बेच पा रहे थे ना चला पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ या तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस तरीके से बहुत इंसानों के साथ होता है, जो कि कॉमन है। मेरे ख्याल से अगर 10 लोग बिजनेस करते होंगे तो 6 के साथ तो ऐसा ही होता होगा। यह आज का चर्चा बहुत बड़ी हो गई है, परंतु इस व्यावहारिक डिस्कशन से बहुत लोगों को सीख मिलेगी, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया है वह व्यवहारिक रूप से हमने लाइफ में होते हुए देखा है। एक आम इंसान को फेस करते हुए देखा। हवाई या फिर सिर्फ थ्योरी नहीं है, या उससे बढ़कर है। निश्चय ही इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। इसलिए यह लंबा होना तो एक तरीके से सही ही था, होना ही था, परंतु अभी हमारा पूरा डिस्कशन फिनिश नहीं हुआ है। परंतु वीडियो को इससे ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते, तो फिर हम इसको यहीं रोकेंगे और अपने अगले पार्ट में, अगले डिस्कशन में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। या तो हमने डिस्कस किया असफलता मिलने के कारण,
ईमानदार को असफलता मिलने के कारण क्या हो सकते हैं, इस पे अभी थोड़ा सा और डिस्कशन करना बाकी है। वह डिस्कस करेंगे हम। और फिर कैसे सफलता मिले, जल्दी मिले, ईमानदारी से मिले, इसके लिए हम अपने इसके बाद वाले में डिस्कस करेंगे, सेकेंड लास्ट में। तब तक के लिए आप विचार कीजिए, इससे क्या सीख सकते हैं वह ध्यान दीजिए, और कमेंट करके हमें सूचित कीजिए कि यह जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, आपको लगता है कि यह किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, सहायता कर रही है, कुछ मतलब है आपके लिए इसका कि नहीं, इसका कुछ मूल्य है कि नहीं। नहीं तो इतना समय इसमें लगाने का क्या फ़ायदा, अगर तो इंसान को भी यह मदद ना कर पाए तो। आपके द्वारा लिखे गए कमेंट के सिवा कोई रास्ता नहीं है यह जानने का कि क्या वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं, इस डिस्कशन की। अन्यथा इस समय को किसी और सकारात्मक रचनात्मक काम में भी लगाया जा सकता है। तब तक के लिए हम अगले डिस्कशन तक के लिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, अच्छे विचारों से भरें, कुछ भी करें, परंतु जो भी करें सोच समझ कर करें। फिर अब के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।